जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी नुमाइंदगी लगभग पूरी दुनिया करती है, उसने आज तक ग्लोबली करीब 15 सैंक्शंस यानी आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं। 15, राइट? पर अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो ये आंकड़ा सीधा 366 पर पहुंच जाता है। हाँ, और आज की तारीख में कम से कम 23 देश अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की इन पाबंदियों की गिरफ्त में हैं। देखिए, ये ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लिटरली घुटनों पर ला दिया है। बिल्कुल। और इस फर्क का सबसे भयानक असर आज यानी अप्रैल 2026 में हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक बेसिक एग्जाम्पल लीजिए। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सही कहा आपने। और सबसे बड़ा झटका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाया। ये समुद्र का वो छोटा सा हिस्सा है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। वहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC और अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर एक डबल ब्लॉकेड यानी एक दोहरी नाकेबंदी कर दी है। और इस नाकेबंदी का असर क्या हो रहा है? ना तो तेल बाहर आ पा रहा है और ना ही जरूरी सामान अंदर जा पा रहा है। इसका सीधा नतीजा आम नागरिक झेल रहा है, महंगी एनर्जी और बढ़ती इन्फ्लेशन के रूप में। मार्च में ही हमारे एक्सपोर्ट्स 7% गिर गए हैं। वही तो। और IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत अपनी आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान से खिसक कर छठे स्थान पर आ गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। तो इसलिए आज की इस चर्चा में या डीप डाइव में हम इन्हीं मुद्दों को डिटेल में समझेंगे। और हाँ, इफ यू एंजॉय सच डीप एक्सप्लेनेशंस, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल IS Zen फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड स्मार्ट लर्निंग। वहाँ मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ईजिली ब्रेक डाउन करती हूँ। तो वापस आते हैं। आज हम सुहासिनी हायदर के एक विश्लेषण और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की किताब द ग्रेट सैंक्शंस हैक पर आधारित अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। और आज हमारा मेन मिशन ये समझना है कि इन स्रोतों के मुताबिक अमेरिका के ये एक तरफा यानी यूनिलेटरल सैंक्शंस कैसे किसी भी देश की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को जकड़ लेते हैं, और क्यों लेखकों का ये मानना है कि अब समय आ गया है कि एक रेड लाइन खींची जाए। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस सैंक्शंस के जाल को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी चर्चा उर्जित पटेल ने अपनी किताब में की है। उन्होंने सैंक्शंस की पूरी प्रक्रिया को एक वैक-अ-मोल गेम जैसा बताया है ना? हाँ, बिल्कुल वही एनालॉजी यूज की है उन्होंने। जैसे आर्केड गेम्स में आप एक मोल को हथौड़े से मारते हैं तो तुरंत दूसरा निकल आता है। अमेरिका की विदेश नीति में अब यही हो रहा है। एक आर्थिक पाबंदी खत्म नहीं होती कि किसी नए देश या मुद्दे पर दूसरी पाबंदी लगा दी जाती है। सही पकड़ा आपने। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो ये समझ आएगा कि अमेरिका इन सैंक्शंस का इस्तेमाल अब सिर्फ दुश्मनों को सजा देने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ये ग्लोबली अपनी चढ़ाई और कंट्रोल बनाए रखने का एक पूरा सिस्टमैटिक हथियार बन चुका है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन पैदा होती है। अगर UN जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सैंक्शंस इतने कम है, सिर्फ 15, तो दुनिया भर के देश और खासकर भारत जैसी विशाल इकोनॉमी अमेरिका के इन अकेले लगाए सैंक्शंस को चुपचाप क्यों मान रहे हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। मेरा मतलब है, क्या लगातार ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना उस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मजाक नहीं उड़ा रहा है जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं? देखिए, सुनने में ये अजीब जरूर लग सकता है, पर इसका कारण सीधे तौर पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के मैकेनिक्स में छुपा है। दुनिया भर का जो अधिकांश व्यापार है, खासकर तेल का व्यापार, वो US डॉलर में ही तो होता है। राइट, डॉलर हेजेमोनी वा। एग्जैक्टली। अब अगर कोई देश या बैंक अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को तोड़कर किसी प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार करता है, तो अमेरिका उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देता है। इसका मतलब है कि अमेरिका उस बैंक को पूरी तरह से अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल फेंकेगा। वेट, पूरी तरह बाहर? यानी वो बैंक दुनिया भर में कहीं भी डॉलर में लेन देन नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक तरह से उस बैंक का अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। ओह वाओ! इस स्थिति को समझाने के लिए एक एनालॉजी देती हूँ। ये ऐसी ही हालत है जैसे दो पड़ोसियों के झगड़े में किसी तीसरे व्यक्ति को अपने घर की गैस और बिजली का कनेक्शन मजबूरन काटना पड़े। या फिर इसको उस हाईवे टोल वाले एग्जाम्पल से देखते हैं जो डिस्कशन में अक्सर आता है। हाँ, वो टोल प्लाजा वाली एनालॉजी बहुत एप्ट है यहाँ।
राइट। मान लीजिए ग्लोबल ट्रेड एक बहुत बड़ा हाईवे है और अमेरिका उस हाईवे का अकेला टोल प्लाजा ऑपरेटर है। अब अगर कोई गाड़ी किसी ऐसे देश से आ रही है जिसे टोल ऑपरेटर पसंद नहीं करता, तो ऑपरेटर न सिर्फ उस गाड़ी को हाईवे पर आने से रोक देगा, बल्कि फ्यूचर में उस गाड़ी के मालिक को किसी भी दूसरे रास्ते पर पेट्रोल डलवाने से भी ब्लॉक कर देगा। सही बात है। डर उस एक गाड़ी का नहीं है यहाँ, डर पूरे हाईवे नेटवर्क से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिए जाने का है। एग्जैक्टली और इस डर को झेलने का भारत का अपना एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आइए इस पर आते हैं कि बात मानने या ना मानने के नतीजे हमारे लिए आखिर क्या निकले हैं। स्रोत मटेरियल इस डीप डाइव में क्या कहता है? उर्जीत पटेल अपनी किताब में इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हाँ, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भारत ने कई बार इस दबाव में आकर सैंक्शंस का पालन किया है। उदाहरण के लिए 2012 से 2014 के बीच जब ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएशंस चल रहे थे, तब भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपना ऑयल इंपोर्ट भारी मात्रा में कट किया था। हाँ, मुझे याद है। करीब 18.5 मिलियन टन से घटाकर सीधे 11 मिलियन टन कर दिया था। और बात सिर्फ वहां नहीं रुकी थी, है ना? बिल्कुल नहीं। 2019 का केस देख लीजिए, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जीरोइंग आउट पॉलिसी लागू की। उनका मकसद था ईरान और वेनेजुएला का तेल निर्यात पूरी तरह जीरो कर देना, और उस वक्त भी भारत ने उन दोनों देशों से सस्ता तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। और स्रोत ने एक बहुत ताज़ा उदाहरण भी दिया है। हाल ही में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच का डेटा। जब ट्रंप ने वापस आकर 25% पेनल्टी लगाने की धमकी दी, तो भारत ने फिर से दबाव में आकर रशियन ऑयल का इंपोर्ट आधा कर दिया। सीधे 2 मिलियन बैरल से घटाकर 1 मिलियन बैरल्स पर डे पर ला दिया। सही बात है। ये क्लियर दिखाता है कि हम बार बार कंप्लायंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस कंप्लायंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत भारी रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो फायदा हम उठा सकते थे पर हमने गंवा दिया। और हमने बहुत कुछ गंवाया है इस प्रोसेस में। Also, quick reminder here on IS Zen, I regularly share detailed videos, handwritten notes, and strategies that make learning such complex international relations topics much easier. Do check it out. तो वापस आते हैं opportunity cost पर। क्या खोया हमने? डेटा बताता है कि अगर भारत ने 2019 से वेनेजुएला और ईरान से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा होता तो हमारे अरबों डॉलर्स बचते। उन पैसों से हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को चीन की तरह काफी बड़ा कर सकते थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ वो अलग, जैसे चाबहार पोर्ट और INST कॉरिडोर। सैंक्शंस के डर से बैंक्स और कंपनीज ने वहां इन्वेस्ट नहीं किया। अगर वो ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट समय पर बन जाता, तो शायद आज इस डबल ब्लॉकेड के वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन इसके उलट स्रोत एक और मजेदार केस स्टडी देता है। जब 2018 में भारत ने यूएस के CATSA सैंक्शंस के डर को दरकिनार करके रशिया से S-400 खरीदा था। ओह, वहां तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत पर सैंक्शंस लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, पर कोई पेनल्टी नहीं लगी। अमेरिका ने आखिरकार वेवर दे दिया, और उसका सीधा फायदा हमें मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में दिखा, जहां उसी S-400 सिस्टम ने हमारी इतनी बड़ी मदद की। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका के डर से कंप्लायंस करना एक ऐसी महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा लगता है जिसका प्रीमियम हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देकर चुका रहे हैं। पर क्या इस कंप्लायंस से अमेरिका की मांगें कभी कम हुई हैं? बिल्कुल नहीं। झुकने से दबाव कम नहीं होता, बल्कि और मांगें बढ़ती हैं। 100% सही कहा आपने। और आने वाले वक्त में खतरे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर हम स्रोतों के दिए गए टाइमलाइन को देखें तो 26 अप्रैल को ही चाबहार पोर्ट का US वीवर खत्म हो रहा है। अरे हाँ, 26 अप्रैल। अगर वो रिन्यू नहीं हुआ तो वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस का खतरा मंडराने लगेगा। वही तो। इसके अलावा जनवरी 2026 में वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मादुरो की US द्वारा किडनैपिंग के बाद से स्थिति बहुत अस्थिर है। पर सबसे बड़ा खतरा तो ट्रंप की नई धमकी है। आप उस ब्रिक्स वाली धमकी की बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि जो देश ईरान से ट्रेड करेंगे या ब्रिक्स देश जो डॉलर को बाईपास करने के लिए कोई नॉन डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म बनाएंगे, उन पर डायरेक्ट सैंक्शंस लगेंगे। ये ग्लोबल साउथ की आर्थिक आजादी पर सीधा हमला है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इन खतरों को देखते हुए स्रोत मटेरियल में ऑल्टरनेटिव्स पर क्या चर्चा की गई है? क्या हम फंसे हुए हैं या कोई रास्ता है? रास्ते तो हैं। एक्सपर्ट एनालिसिस बताती हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव रास्तों पर तेजी से काम करना होगा, जैसे रूपी रियाल ट्रेड, जहां एक्सचेंज सीधे भारतीय और ईरानी मुद्रा में हो।
एक और विकल्प है इंट्रा ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम बनाना। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सुझाव जो सामने आया है वो है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह अलग एक एयर गैप्ड बैंकिंग सिस्टम बनाना। एक सेकंड, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। ये एयर गैप्ड बैंकिंग सिस्टम सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी में इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट से फिजिकली डिस्कनेक्टेड हो, है ना, ताकि हैक ना हो सके। हाँ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। पर आज की दुनिया की डीपली कनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां हजारों सप्लाई चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हैं, वहां वेस्टर्न प्रेशर से पूरी तरह आइसोलेट होकर एक एयर गैप्ड सिस्टम बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? देखिए, ओवरनाइट आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, लेखकों का भी यही मानना है। पर फाइनेंशियल एयर गैपिंग का मतलब फिजिकल सेपरेशन नहीं, बल्कि मैकेनिज्म का सेपरेशन है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां हमें ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम या न्यूयॉर्क के डॉलर क्लियरिंग हाउसेस की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, यानी ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली दो सेंट्रल बैंक्स के बीच हो जाए। एग्जैक्टली। डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क्स या नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू, जिससे यूएस ट्रेजरी के पास उस लेन देन को देखने या ब्लॉक करने का कोई स्विच ही ना रहे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। और स्रोत इस बात पर अफसोस भी जताता है कि भारत ने 2028 के COP 33 की मेजबानी वापस ले ली है। सही कहा, वो एक बहुत बेहतरीन मंच हो सकता था इस आर्थिक आजादी की चर्चा को ग्लोबल लेवल पर शुरू करने के लिए। हमने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। बिल्कुल। और इन सभी मुद्दों को समझने के लिए लेखक अंत में इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण किस्से का जिक्र करते हैं। इससे पिछले सारे सेगमेंट्स का सार समझ आ जाता है। आप 1966 वाले किस्से की बात कर रहे हैं ना, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मॉस्को में वियतनाम बॉम्बिंग का विरोध किया था। हाँ, वही किस्सा। जब उन्होंने विरोध किया तो अमेरिका को ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस वक्त भारत अनाज के लिए अमेरिका पर बहुत निर्भर था। तो अमेरिका ने PL 480, जिसे फूड फॉर पीस भी कहा जाता था, उसके तहत आने वाले गेहूं को रोकना शुरू कर दिया। राइट, उन्होंने उस शॉर्ट टेथर पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, है ना? एग्जैक्टली। प्रेसिडेंट जॉनसन ने गेहूं की बल्क सप्लाई बंद कर दी। हर एक जहाज को निकालने के लिए व्हाइट हाउस की परमिशन लेनी पड़ती थी। उन्होंने अनाज की सप्लाई को रोक रोक कर भेजा, जिससे भारत में शिप टू माउथ वाली स्थिति पैदा हो गई। यानी जहाज से अनाज आता था और सीधे जनता के पेट तक जाता था। हमारे पास रिजर्व बनाने का मौका ही नहीं था। ये तो सीधे तौर पर एक देश को भूख का डर दिखाकर घुटनों पर लाने की कोशिश थी। लेकिन इस अपमान का नतीजा क्या हुआ? हमने हार नहीं मानी। इस ह्यूमिलिएशन ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत की। हम आत्मनिर्भर बने। सही पकड़ा। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज फिर से इन नए सैंक्शंस के दौर में, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंप्लीटली ब्लॉक है, भारत को एक रेड लाइन तय करके एनर्जी इंडिपेंडेंस में एक न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये सैंक्शंस सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये किसी देश की आजाद फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से मोड़ने का एक पॉलिटिकल हथियार है। बिल्कुल, जब तक हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए खुद पर निर्भर नहीं होंगे, ये सैंक्शंस हमारे ऊपर तलवार की तरह लटकते रहेंगे। पूरी चर्चा को अगर मैं समराइज करूं तो क्लियर है कि आर्थिक दबाव के आगे झुकने से मांगे कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। हमें ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स और नॉन डॉलर ट्रेड मैकेनिज्म्स पर अग्रेसिवली काम करना होगा। वही इन दोनों किताबों और विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है, एक सवाल है जो मैं चाहती हूं कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें। अगर यूनिलैटरल सैंक्शंस की वजह से लगातार दबाव झेलते हुए दुनिया के कई देश आखिरकार मजबूर होकर अपने अलग और नया फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स सेटलमेंट या एयर गैप बैंकिंग सफलतापूर्वक बना लेते हैं, तो क्या आने वाले दशकों में अमेरिका का ये सैंक्शंस का हथियार ही US डॉलर की सुप्रीम पावर का हमेशा के लिए अंत कर देगा? क्या अमेरिका इस दबाव के चक्कर में खुद अपने फाइनेंशियल एम्पायर की खुदकुशी तो नहीं कर रहा? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो डू एक्सप्लोर IISN ऑन YouTube फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल एंड स्मार्ट कंटेंट। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।